everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are going to start a very important topic of mercantile law, that is all contracts are agreement but all agreements are not contract. इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कैसे किया जाता है. फर्स्ट वन इज हाउ इज एन एग्रीमेंट फॉर्म्ड. टू फॉर्म एन एग्रीमेंट द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड. इट मीन्स एक एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट वन इज पार्टी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस एंड लास्ट वन इज कंसिडरेशन. इट मीन्स एक एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने कोई भी ऑफर रखता है और सेकंड पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है. जैसे ही सेकंड पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी एक्सेप्टेंस के साथ ही वो एक्सेप्टेंस प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. It means the person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. It means वो पर्सन जो कि ऑफर रखता है उस पर्सन को प्रोमिसर और जो पर्सन उस ऑफर के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देता है दैट इज कॉल्ड प्रोमिसी. जिस टाइम पर सेकंड पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उसकी एक्सेप्टेंस के साथ ही उन दोनों पर्सन्स के बीच में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस एराइज हो जाता है. एंड लास्ट वन इज कंसिडरेशन. जब 2 पर्सन के बीच में रेसिप्रोकल प्रॉमिस एराइज होता है तो उसमें कंसिडरेशन होना भी ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन बी पर्सन के सामने 5 लाख रुपीज़ में अपनी कार को सेल करने का ऑफर रखता है और बी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है. तो ए पर्सन जो ऑफर रख रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोमिसर और वो पर्सन जो कि उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोमिसी. जैसे ही बी पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है वो एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स इन दोनों पर्सन के बीच में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस राइज हो गया कि ए पर्सन ड्यू डेट पर कार की डिलीवरी बी को देगा और बी पर्सन उस ड्यू डेट पर ए को 5 लाख रुपीज़ पे कर देगा. इट मीन्स दोनों पर्सन के बीच में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस एराइज हो गया. यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए कंसिडरेशन होना ज़रूरी है. इट मीन्स ए पर्सन को जो 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे वो 5 लाख रुपीज़ ए के लिए कंसिडरेशन है और बी पर्सन को जो कार मिलेगी वो कार बी के लिए कंसिडरेशन है. इट मीन्स दोनों पर्सन के बीच में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है. समथिंग इज रिटर्न. देन what is the meaning of agreement? An agreement is therefore a promise or set of promises forming consideration for all the parties. एग्रीमेंट आपके पास एक तरह का सेट ऑफ प्रॉमिस होता है जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को इंक्लूड किया जाता है और साथ में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना भी ज़रूरी होता है. इट मीन्स एग्रीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ प्रॉमिसेस प्लस कंसिडरेशन. देन सेकेंड वन इज हाउ इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड. किसी भी एग्रीमेंट को जब हम लॉफुली इन्फोर्स करवा लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉफुल एग्रीमेंट. इन अदर वर्ड्स, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है. वो सारे एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि एक एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो उन्हीं एलिमेंट्स के साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास आ जाता है और वो होता है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी. इट मीन्स जब भी हम कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं और उस एग्रीमेंट को उसे लीगली इन्फोर्स करवाया जा सके तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स दोनों पर्सन के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो दोनों पर्सन लीगली बाउंड हो जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए. इट मीन्स दोनों पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ और उन दोनों पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी एराइज हो गई और उस अगर उन दोनों पार्टीज में से कोई भी पर्सन टाइमली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सिबल भी करवा सकते हैं. देन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो जो शेडेड रीजन है वो आपके पास एक एग्रीमेंट है. जो एग्रीमेंट है वो आपके पास कोई सोशल भी हो सकता है या आपके पास कोई मॉरल भी हो सकता है. इट मीन्स जिस टाइम पर 2 पर्सन के बीच में कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट आपके रिलीजियस, कल्चरल, सोशल एंड मॉरल कोई भी हो सकते हैं. लेकिन जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनमें किसी तरह की कोई लीगल ऑब्लिगेशन एराइज नहीं होती. ये जस्ट इन एग्रीमेंट ही होते हैं. ये एग्रीमेंट उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं
अगर इनमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए, इट मीन्स वो एग्रीमेंट जिनके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए तो उन्हें हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं। और अगर हम उन एग्रीमेंट्स को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा लेते हैं तो वो एग्रीमेंट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनका स्कोप वाइड होता है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप आपके पास नैरो होता है। अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो जो शेडेड रीजन है वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं और उन एग्रीमेंट्स को हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन उन्हीं एग्रीमेंट्स में से वो एग्रीमेंट्स जिनमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है वो एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लॉ के थ्रू इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। इट मीन्स इसमें जो एग्रीमेंट है उसका एरिया ज़्यादा वाइड है और क्योंकि उसके अंदर कई तरह के आपके पास एग्रीमेंट्स आ गए, चाहे वो रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं, सोशल हैं, मॉरल हैं, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। जिन एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हुई वो एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो गए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन बी को अपने घर चाय पर इन्वाइट करता है। जब उसने उस पर्सन को अपने घर पर इन्वाइट किया, इट मीन्स दोनों के बीच में एक पर्सन जो ऑफर दे रहा है दूसरा पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ड्यू डेट पर जिस दिन उस पर्सन को इनवाइट किया गया था उस दिन पर बी पर्सन वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। तो उस टाइम पर जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट सिर्फ आपके पास एक सोशल एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती। तो वो जो ऑब्लिगेशन जो आपके पास किसी तरह की कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही तो दैट मीन वो जो एग्रीमेंट है वो जैसे एक सोशल एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और हम बी पर्सन को किसी भी तरह से लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते कि वो वहाँ पर चाय के टाइम पर जिस टाइम पर उसे इन्वाइट किया गया वो उस टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट हो, और अगर नहीं प्रेजेंट होता तो हम उसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई स्यू नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट वन इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जो हमने हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें हम लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स जब भी हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए पहले एग्रीमेंट फॉर्म करना ज़रूरी होता है, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इट मीन्स जो एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं कर सकते वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। जिसमें फर्स्ट टाइम आपके पास ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, वी नो दैट व्हेन एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो सारे के सारे एग्रीमेंट जिन्हें हम लॉ के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। A contract is an agreement that is enforceable by law. It is an agreement or set of promises giving rise to obligation that can be enforced or any recognized by the law. इट मीन्स वो सारे के सारे एग्रीमेंट जिनके अंदर सेट ऑफ प्रोमिस तो है लेकिन सेट ऑफ प्रोमिस के साथ उनके बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन भी राइज हो जाती है और जो ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज को पूरी करनी ज़रूरी है। अगर कोई भी पार्टी उस लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता तो उसे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है। और जहाँ पर इट मीन्स एग्रीमेंट की जो इसेंशियल कंडीशंस है और साथ में लॉफुली इन्फोर्सेबिलिटी दोनों एलिमेंट्स आपके पास सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स in order to become an agreement into a contract it has to satisfy all essential of the valid contract। it means एक valid contract को पूरा करने के लिए जितनी essential conditions आपको चाहिए वो सारी की सारी essential conditions एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए और साथ में लॉफुल इन्फोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। According to section 10 of this act says all agreements are contract if they are made by the free consent of parties। इट मीन्स वो सारे के सारे एग्रीमेंट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उसके अंदर डिफरेंट तरह के इसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाए, दैट इज फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज की हर पर्सन को पूरी तरह से फ्री कंसेंट है कि वो जो पर्सन ऑफर दे रहा है सेकंड पार्टी को अपनी तरफ से पूरी तरह से कंसेंट देने का राइट है। इट मीन्स उसे किसी भी तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस ना किया गया हो और उस पर्सन ने अपनी मर्जी से उस ऑफर को एक्सेप्ट किया हो। इट मीन्स दोनों पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंटिव कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल भी होना चाहिए। इट मीन्स वो पर्सन साउंड माइंड का और आपके पास मेजर पर्सन होना चाहिए। एंड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, उनके बीच में किसी भी तरह का लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इट मीन्स ये इसेंशियल कंडीशंस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर एक एग्रीमेंट के अंदर होते हैं तो वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
इट मीन्स कोर एलिमेंट जो है हमारे पास, फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस। इट मीन्स एक एग्रीमेंट के अंदर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों होने चाहिए, एक पर्सन जो ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन जो फ्री कंसेंट के बेसिस पर उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। सेकेंड वन इज कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी। इट मीन्स दोनों पार्टीज आपके पास कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इट मीन्स वो दोनों पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, कि वो पर्सन मेजर भी हो और वो पर्सन दोनों साउंड माइंड के भी होने चाहिए। थर्ड वन इज कंसिडरेशन। इट मीन्स दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन होना भी जरूरी है। नेक्स्ट इज जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो आपके पास रिटर्न होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास रिटर्न, वेरीफाइड और रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को हम फ्यूचर में उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं लॉ के थ्रू। इट मीन्स वही सारे के सारे एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्स किए जा करवा सकते हैं, उन एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे के सारे एग्रीमेंट आपके पास जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि हमारे पास एग्रीमेंट्स जो है वो कई तरह के होते हैं, जिसमें रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, मॉरल कई तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन वो सारे के सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनमें किसी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। सिर्फ वही एग्रीमेंट जिनमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन एराइज हो जाती है, सिर्फ वही एग्रीमेंट आपके किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इट मीन्स जो जिनमें लीगल ऑब्लिगेशन एराइज नहीं होती वो एग्रीमेंट आपके जस्ट एग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। इट मीन्स एन एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 says every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. It means वो सारे के सारे सेट ऑफ प्रोमिसेस जो दो पर्सन के बीच में विद कंसिडरेशन एराइज होते हैं उन्हें हम एग्रीमेंट का नाम देते हैं। इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ प्रॉमिस बिटवीन बोथ पार्टीज। एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज के बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है, इसमें लॉफुली इन्फोर्समेंट नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर हिज बुक टू बी। ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को एक बुक की डिलीवरी देगा, एंड इन रिटर्न और बी प्रॉमिस टू पे ₹1000 टू ए, और बी ने प्रॉमिस किया कि वो ₹1000 ए को दे देगा। इट मीन्स देयर इज सेट टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि ए पर्सन बुक की डिलीवरी बी को देगा और बी पर्सन उसके बदले में ₹1000 ए को पे करेगा। बी पर किसी तरह को कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। बी पर्सन अपनी फ्री कंसेंट के बेसिस पर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो पर्सन बी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल इट बिकम्स अ प्रॉमिस। इट मीन्स प्रॉमिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस। इसमें ए प्रॉमिसर ने बी के सामने एक ऑफर रखा और बी पर्सन ने उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे दी। इसमें किसी तरह का कोई लॉफुल आपके पास इन्फोर्समेंट नहीं आई है। तो इट मीन्स ये जो आपके पास एक आपके पास जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एक प्रॉमिस हुआ है, दैट इज ओनली कॉल्ड द एग्रीमेंट। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक केस है, एक लीडिंग केस है, दैट इज बल्फोर वर्सेस बल्फोर। बल्फोर वर्सेस बल्फोर में एक पर्सन जो बल्फोर है वो श्रीलंका में जॉब करता था, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो ब्रिटेन में रहती थी। जिस टाइम पर बल्फोर श्रीलंका में जॉब कर रहा था, वो पर्सन श्रीलंका से ब्रिटेन में आया अपनी वाइफ को लेने के लिए। लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो शी वॉज नॉट वेल, वो ठीक नहीं थी। उस टाइम पर बल्फोर की वाइफ ने उसके साथ श्रीलंका जाने से मना कर दिया। लेकिन बल्फोर ने अपनी वाइफ को 30 पॉन्ड्स हर मंथ देने का प्रॉमिस किया। यहाँ पर दोनों पर्सन के बीच में एक प्रॉमिस हो गया कि श्रीलंका से बल्फोर एवरी मंथ अपनी वाइफ को 30 रुपीज़ भेजेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो बल्फोर था वो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली 30 पॉन्ड हर मंथ अपनी वाइफ को नहीं भेज पाया। तो जो मिसिस बल्फोर थी उसने अपने हस्बैंड के ऊपर एक स्यू कर दिया कि वो पर्सन मुझे 30 पॉन्ड नहीं भेज रहा। तो इस केस में जो मिसिस बल्फोर ने मिस्टर बल्फोर के ऊपर केस फाइल किया, कोर्ट ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया और उसको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ प्रॉमिस हुआ था, किसी तरह की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आई थी। इट मीन्स जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आई उसे हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स भी नहीं करवा सकते, और अगर हम उसे कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करवा सकते तो वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था, क्योंकि ये जस्ट एन एग्रीमेंट था, इसमें किसी तरह की कोई भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन राइज नहीं होती थी। इस वजह से इस जो केस को डिसमिस कर दिया गया था।
यहाँ इट मीन्स हम इस जो टॉपिक हमने पढ़ा इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू और नॉट डू समथिंग. An agreement starts from an offer and ends on consideration, but a contract has to achieve another target. It means enforceability. एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरह से एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज को लीगली बाइंड कर देता है कि दोनों पार्टीज को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है. एक जो एग्रीमेंट होता है वो ऑफर से शुरू होता है और साथ के साथ कंसिडरेशन पर खत्म हो जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑफर से शुरू होता है लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी पर जाकर के खत्म होता है. अगर दोनों पार्टीज में से एक भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती इन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का दूसरी पार्टी के पास राइट होता है. इट मीन्स ड्यू टू दिस ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अ लीगल रेमेडी टू द एग्रीव पार्टी अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी. इट मीन्स जो डिफॉल्टर पार्टी है उसके अगेंस्ट एग्रीव पार्टी को स्यू करने का राइट मिल जाता है अगर जो डिफॉल्टर पार्टी है कभी भी डिफॉल्ट करती है, किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है. सो वी कैन से दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें से ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएं. सिर्फ वो एग्रीमेंट्स जिन्हें हम लॉफुली इन्फोर्स करवा सकते हैं सिर्फ वही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं. जिन एग्रीमेंट्स को हम लॉफुली इन्फोर्स नहीं करवाते वो जस्ट एन एग्रीमेंट ही रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते. इट मीन्स सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन जितने सारे के सारे एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू.